हेलो बच्चों, कैसे हो। पाठ 4 भारत में कंपनी राज का प्रभाव आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, पाठ 1 में क्या पढ़ा आपने? पुर्तगाली कंपनियों का यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। फिर क्या पढ़ा हमने? पाठ 2 में क्या पढ़ा? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, फिर अंग्रेजी राज्य की स्थापना। और आज हम पाठ 4 में पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज्य का क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी के 1757 में लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध ने क्या कार्य किया? देखिए, इस युद्ध में विजय तो अंग्रेज रहे, लेकिन इस युद्ध ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया कि इस युद्ध से अंग्रेजों के भारत में पैर जमने शुरू हो गए थे। इस युद्ध ने यह प्रशस्त कर दिया था, यह बता दिया था कि अब जो आने वाला जो समय है वो अंग्रेजों का है। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध ने इस पर अपनी मोहर लगा दी थी। तो देखिए, इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे, इतिहास में इन 2 युद्धों का बड़ा महत्व है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इन 2 युद्धों के बाद ये हो गया था, ये जो आने वाला जो समय है वो अंग्रेजों का है और अंग्रेज भारत के अगले शासक के तौर पर अंग्रेज उभर करके आ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ, कंपनी राज्य का प्रभाव क्या पड़ा कि अंग्रेज़ों ने जो है सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचा, सिर्फ लाभ के बारे में कि कितना ज़्यादा हम लाभ कमा सकें। सारी उनकी नीतियाँ, सारे उनके कानून, सारी व्यवस्थाएं सिर्फ अपने लाभ पर केंद्रित थी। उनका उद्देश्य था कि कैसे भारत का अधिक से अधिक शोषण किया जाए। इस शोषण के क्या परिणाम होंगे, इसे उनकी परवाह नहीं थी। क्योंकि वो जो है उत्तरदायित्व नहीं था उनके पास और ना ही वो अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। इसी व्यवस्था के तहत कि उत्तरदायित्व भी न रहे उन पर और उनको पूरा लाभ हो, उन्होंने जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। देखिए, आज समझते हैं कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई और यह दोहरी शासन व्यवस्था क्या चीज़ है। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। देखिए, दोहरी शासन व्यवस्था भारत में कैसे चालू किया? क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में क्लाइव ने लागू किया। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। मतलब नहीं समझ में आया कि राज्य का जो विकास करेगा कौन करेगा? नवाब। राज्य की कानून व्यवस्था कौन सही करेगा? नवाब। और राज्य का राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज। बात समझ में आई? मतलब आमदनी तो होगी अंग्रेजों की और जिसकी आमदनी नहीं है उसके ऊपर सारा उद्देश्य है, सारा जवाबदेही उसकी। मतलब सारी जवाबदेही नवाब की और सारा पैसा अंग्रेजों का। इस प्रकार दोहरी शासन व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ उसको आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कंपनी के पास अधिकार थे, परंतु कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769 और 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि कैसे जो है अकाल पीड़ित लोग एक घर में, एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं कि हालत देख करके आपको उस समय की हकीकत का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या उस समय स्थिति रही होगी।
जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। सोचिए और बताइए, यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? बिल्कुल नहीं भाई। जब हमारी कोई आमदनी नहीं है, जब हमारे कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कैसे हम विकास के कार्य करवा सकते हैं? कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे थे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। अब ऐसे स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड या ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात का जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी और उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी प्रभाव नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट बनाए गए। देखिए, भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ यहीं से होता है। वैधानिक का मतलब कानूनी, मतलब अब कोई भी बात वर्बली नहीं होगी, मौखिक नहीं होगी। अब कैसी बात होगी? अब जो बात होगी वो लिखित होगी और कानूनी होगी, उसको जो है पालन किया और कराया जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से भारत में पहले कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे पहले कंपनी ने किसी भी प्रकार के वैधानिक कानूनों का निर्माण नहीं किया था। जो कुछ भी था वो वर्बली था और भारत के कानून ही उस समय लागू थे। कंपनी उसे अपने हिसाब से स्वेच्छानुसार उसमें तोड़ मरोड़ करती चली आ रही थी। तो भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ, इस बात को देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। भारत में पहला वैधानिक विकास का आरंभ कहाँ से हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। कब आया ये? 1773 ईस्वी में। क्या था इस एक्ट में? कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या रखी गई? कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि इंग्लैंड लौटने पर, कहाँ पर? इंग्लैंड लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के महत्वपूर्ण, ठीक है, इस एक्ट के तहत सबसे बड़ी बात क्या हुई कि बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 प्रमुख बातें बताई गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। दूसरा जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 में कौन सा एक्ट आया बच्चों, बताइए? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसका?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। देखिए इसमें क्या दो बातें हुई, एक तो कंपनी को सभी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया और दूसरा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश फौजों एवं चौकियों का सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई कि व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। नीचे चित्र में आप देखिए कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो जो है उसके अधीन गवर्नर चेन्नई और गवर्नर मुंबई दोनों आ गए। ठीक है, चलिए इस एक्ट के तहत चेन्नई और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब कंपनी जो अभी तक थोड़ा सा उसमें बिखराव था, थोड़ा सा जो अलगाव था, उसको भी जो है उन्होंने एकीकृत कर दिया। क्या किया? चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तीनों रेजिडेंसियों को बंगाल के अधीन एकीकृत कर दिया गया। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किए जो निम्नलिखित हैं। देखिए निम्नलिखित हैं। वक्त, देखिए इस सारणी को देखिए ध्यान से। एक्ट एवं वर्ष, दूसरा क्या है? अधिकार। निम्नलिखित चार्टर एक्ट 1793, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1773 में कौन आया? 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद देखिए जो है एक्ट, वर्ष एवं अधिकार। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, देखिए इसको देखते हैं। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ गया। 1793 चार्टर के द्वारा क्या हुआ कि जो है इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। अब देखिए अगला चार्टर देखते हैं कब आया। अगला चार्टर आया 1813 ईस्वी में। इस एक्ट से 1813 ईस्वी के जो चार्टर था, चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसी कंपनी के पास चाय के व्यापार का एक अधिकार रहा, बाकी सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश वासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। मतलब व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को अलग करने वाला जो कानून था वो था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी जो है चाय के अलावा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण देखिए क्या हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण ये हो कि भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि पहला क्या हुआ, भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर चार्टर के बाद कंपनी के अधिकारों में क्रमानुसार धीरे धीरे कमी आती जा रही है और कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार था उस व्यापार के एकाधिकार को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था। 1813 चार्टर के द्वारा चाय के एकाधिकार को छोड़ करके बाकी सारे चीज़ों से कंपनी के एकाधिकार को हटा दिया गया और सभी ब्रिटेन वासियों को भारत से व्यापार करने की अनुमति मिली। दूसरा यह हुआ कि भारत में शिक्षा के प्रसार एवं व्यय हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार तो कंपनी के निदेशकों के पास रहा, परंतु उसमें उनको लिए यह आवश्यक शर्त लगा दी गई कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपने शुरू से इतिहास में जब पढ़ा कि कैसे भारत में जो हुआ धन धर्म और ध्वजा, ये यूरोपीय कंपनियां जब अपने देशों से आईं यहाँ चल करके, तो उन्होंने अपने वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, जो सम्राट थे,
उनको धन और धर्म और ध्वजा का लालच एवं लोभ दिखाया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कंपनी ने धन तो कमाया, लेकिन 1 लाख रुपए का प्रावधान जो किया गया शिक्षा के प्रसार पर, उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि उन्हें अपना धर्म मतलब अपने धर्म का भी प्रचार करना था और उन्हें इस प्रकार के लोगों को तैयार करना था ताकि भारत में जो है उनके धर्म का प्रसार हो सके। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी किया वो ज़्यादातर उन्होंने अपने व्यापार और अपने लाभ के लिए ही किया। चलिए अगला चार्टर देखते हैं। अगला चार्टर था 1833 का अधिनियम। ये एक महत्वपूर्ण चार्टर है। इस चार्टर से आप लोग देखेंगे क्या क्या जो है सुधार हुए। इस एक्ट से 1833 के एक्ट से, जैसा कि आप लोग अब देख रहे हैं, 1833 के एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी तक जो चाय का एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज शासन चलाने का ही कार्य रह गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न होकर के एक प्रशासनिक कंपनी बन करके रह गई। तीसरा क्या था, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अभी तक जो है कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास नहीं था, लेकिन 1833 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब सारा जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं कि अगले चार्टर एक्ट में क्या हुआ। 1833 के बाद 1853 का चार्टर आया। इस चार्टर के तहत अब हम देखते हैं कि इस चार्टर के तहत 53 के चार्टर के तहत इस एक्ट के से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मतलब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्य मनोनीत किए गए जो कि ब्रिटिश सरकार की द्वारा मनोनीत किए थे। इन सदस्यों की सलाह पर गवर्नर जनरल कानून बनाने का कार्य करता। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का इससे जो है परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। ठीक है, अगला क्या हुआ देखिए, लास्ट देखते हैं इसमें क्या हुआ। कंपनी ने सरकार की सेवा के लिए, देखिए ये महत्वपूर्ण है तो इसको ध्यान दीजिए कि कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा या सिविल सर्विस, मतलब 1853 के एक्ट के द्वारा भारत में सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता का IAS, मतलब अभी आप जो देखते हैं IAS वो पहले की IES। ठीक है, चलिए 1853 के चार्टर के द्वारा भारत में क्या हुआ, सिविल सर्विसेज का प्रारंभ होता है। इस प्रकार उक्त चार्टर सभी अधिनियमों का परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित होता गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी शासन के मुख्य 3 आधार थे। पहला क्या था, नागरिक सेवा, सेना तब पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट और न्याय व्यवस्था बनाने के लिए एक जज होता था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के 3 मुख्य आधार थे। 3 मुख्य आधार, कितने मुख्य आधार थे? 3 मुख्य आधार, नागरिक सेवा, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। मतलब नागरिक सेवा, सेना और पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार हर जिले में राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। मालूम कीजिए, क्या आज की भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, क्या आज भी भारत में यही प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? बिल्कुल, यस, यही व्यवस्था लागू है। भारत में भी आज भी यही व्यवस्था लागू है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। जब शुरुआत में ऐसा हुआ तो उसमें भारतीयों को इन पदों पर नियुक्त नहीं हो सकती थी।
कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। जैसा कि आप देखिए कि इन्होंने हमारे कानून, हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों आदि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व विदित कानूनों के आधार पर ही न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय एवं जिला अदालतों का भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय दिए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीयों और भारतीयों के समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग अलग होते थे। अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून न्याय की व्यवस्था क्यों की गई, इस पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या कारण था कि जो है हम भारतीयों और यूरोपियों के अलग अलग कानून, अलग अलग न्याय की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अंदर ये था कि यह हम ये लोग सभ्य लोग नहीं हैं और हम सभ्य हैं। ठीक है, भारतीयों को वो लोग क्या कहा करते थे कि यह जो है ब्लैक इंडियन, क्या कहते हैं, ब्लैक डॉग और ब्लैक इंडियन। चलिए आगे पढ़ते हैं। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती गई तो महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में पैर जमाए और उन्होंने जो है 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कोई पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, तो भारतीयों को शिक्षित करने के लिए नहीं था ये कॉलेज। क्या था? ये उन प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए था कि आपको यहाँ शासन करना है तो आपको यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाएं और परंपराओं का भलीभांति परिचित होना चाहिए। सन 1893 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए भी नागरिक प्रतियोगिता आरंभ की गई। 1853 में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश उम्र 23 थी, किंतु 63 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 76 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 76 में 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। फिर भी बहुत से भारतीयों ने इस परीक्षा को पास किया और जो है कलेक्टर के पद पर वो विराजे। शिक्षा एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1771 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा, कोलकाता में क्या किया उन्होंने? कोलकाता में उन्होंने एक 1781 एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृत की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वह यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती हैं और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। क्योंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके पुस्तकों और उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। कलकत्ता 11 दिसंबर 1823। राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय ने एक समाज सुधारक थे। उन्होंने एक पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को कि जो है ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के मत कोई कार्य करे जिससे कि कुछ लाभ ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि हमारे देश का विकास हो और वह ज्ञान दिया जाए जो ज्ञान हम सब के लिए उपयोगी हो। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई।
फलतः सन 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति की घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। देखिए 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। 35 में क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति हुई और फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब अगला जो सुधार था वो भूमि सुधार था। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भूमि सुधार के बारे में। अंग्रेजी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए माल गुजारी या भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांव की माल गुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि माल गुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंपा जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। पहला क्या सुधार किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए थे, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। लॉर्ड मैकाले, आज आपकी जमीन का लगान कौन वसूलता है। देखिए दूसरा क्या हुआ, रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत मतलब काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। बच्चों, रैयत से यहाँ तात्पर्य है जो खेती करने वाले किसान थे। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो उस समय कितना टैक्स था, आधा टैक्स था, बताइए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महल या महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा या महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहा गया। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे। जो हाथ से बने सामान से सस्ता होता था वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष नहीं टिक पाए। इस कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। इन्हें भी जानें। किसी विषय पर बनाए गए कानूनों या अधिनियमों को एक्ट या धारा कहते हैं। एक्ट या धारा, किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून। लगान, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। देखिए अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया, 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1770 ईस्वी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया, 1773 में। कब बनाया गया दोस्तों, 1773 में, ठीक है। दूसरा क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की, विलियम जोन्स ने की, क्लाइव ने, लॉर्ड मैकाले। बताओ बच्चों किसने किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, कौन बताएगा। चलिए विलियम जोन्स। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने किया, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो है क्लाइव के समय से शुरू हो गई थी। तो बंगाल में किसने की, लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में हुई थी।
चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। किसके बारे में लिखना है? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया और इस एक्ट में क्या हुआ था बताइए बच्चों। इस एक्ट में ये बात हुई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे जो है सेनापति के रूप में इसकी नियुक्ति हो गई। किसके रूप में? सेन से क्या कहते हैं, सेनापति बना दिया गया था पूरा उसके जो है। और क्या हुआ था भाई पिट्स इंडिया एक्ट में? बताइए, कौन बताएगा भाई? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, कौन बताएगा? बताओ बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1784 में ये आया। ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड परिषद की स्थापना हुई और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों का अधिकार प्राप्त हो गया और गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति को यथावत रखा गया। ओके, चलिए अगला क्या है प्रश्न? स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो ये स्थायी बंदोबस्त एक प्रकार का भूमि सुधार था जिसमें कि जो है ज़मीन के राजस्व की स्थायी व्यवस्था की गई। मतलब ज़मीन की मालगुजारी के जो है एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था को ही स्थायी व्यवस्था कहते हैं, बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेज़ों ने भूमि को जो है लगान को जो है एक ठेका दे करके लोगों को दे दिया। बाद में यही जो है लोग जमींदार कहलाए। यही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाता है। अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया अंग्रेज़ों ने? बताइए बच्चों, भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अंग्रेज भारत से कच्चा माल, शोध कपास ले जाते थे तथा मशीनों से तैयार माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था और वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों के समक्ष इसीलिए कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष नहीं टिक पाए। इस कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय जो है उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया। इससे पहले जो प्रश्न था जरा उसको देख लीजिए कि बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त क्या था। जरा थोड़ा देखिए स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त देखिए ये था कि जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में सुधार किया। जो है उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मात्र एक ही एक दीर्घ प्रश्न उत्तर है इस पाठ में। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। चलिए भाई इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या सुधार हुआ। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो है ये भूमि सुधार, तो अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में नियम सुधार किए। पहला क्या किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। दूसरा क्या देखिए है? रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महल कहलाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हुआ और इस पाठ में जो है अंतिम है प्रोजेक्ट वर्क। पता करिए आपके क्षेत्र में कौन कौन से ग्रामीण उद्योग धंधे हैं और
उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है और उनसे बनने वाले सामानों की सूची कीजिए। ये आपका HW है दोस्तों, ये आपको घर से घर करके लाना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।